हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ वैभवी। एंड आज हम लोग करेंगे क्लास 8 की साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देख लिया था यहाँ तक हम लोगों ने पार्ट 1 में देख लिया था। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र से। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा कर के पहले उसे देख लीजिए, फिर हम हमारा ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो कुछ सब्सटेंसेस जिनको आप सॉइल में ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फॉर्म करने के लिए और उनके प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए, उनको हम कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो जो मैन्योर होते हैं वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक। मैन्योर जो होते हैं वो फील्ड्स में बन सकते हैं, और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनको फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। अभी हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में पूरा डिफरेंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे देख लेना है। तो सॉइल जो होता है वो मिनरल न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है क्रॉप प्लांट्स को, और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत एसेंशियल होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन सेम फील्ड। तो कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो मतलब अगर आपका उनका एक क्रॉप उग गया तो सेम फील्ड में फिर से मतलब वो वाला क्रॉप उग गया, उसको निकालिए तो फिर उसके बाद इस सेम क्रॉप मतलब दूसरा क्रॉप सेम फील्ड में कर देंगे। तो उससे क्या होता है कि फील्ड जो है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रहती है और ना ही फैलो रहती है। तो आप सोच सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का क्या है। अनकल्टिवेटेड मीन्स कि अगर मतलब एक क्रॉप उग गया फिर उसके बाद सेम फील्ड में ही फिर से क्रॉप अगर बो देंगे तो उससे क्या होगा कि फील्ड तो कभी भी खाली नहीं रहेगी ना, हमेशा कल्टिवेट होती रहेगी। तो उससे आप सोच सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को क्या होगा। तो कंटिन्यूअस कल्टिवेशन जो होता है क्रॉप्स का, उससे जो होता क्या है कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स में पुअर हो जाती है, कम हो जाती है उसमें न्यूट्रिएंट्स। तो इसके लिए फार्मर्स जो हैं वो मैन्योर ऐड करते हैं फिर इसमें, ताकि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स से फिर से भर जाए। जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं मैन्योरिंग। ये जो प्रोसेस है जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर ऐड करते हैं ताकि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स फिर से आ जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे मैन्योरिंग। और जो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग होती है उससे क्या होता है ना, अगर आप मतलब इम्प्रॉपर वे में मैन्योर डालते हैं या फिर इनसफिशिएंट मतलब कि उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है कि जो प्लांट होते हैं वो वीक होते हैं। मैन्योर जो होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो प्लांट और एनिमल के वेस्टेज से डिकम्पोज होकर के बनता है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि प्लांट और एनिमल वेस्ट को एक जगह खुली जगह पे छोड़ देते हैं, खुली जगह पे, और उसको मतलब डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। और जो डिकम्पोजिशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है ना उसी को हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हमारे क्लास 6 में। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। अब पहले हम लोग ये देख लेते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो केमिकल होते हैं जो एक पर्टिकुलर उसके फर्टिलाइज़र्स में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है जिसमें वो रिच होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हाउ आर दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। तो वो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो मैन्योर से अलग कैसे हैं। तो फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइज़र्स की, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया आपका, सुपर फॉस्फेट हो गया, और पोटाश हो गया, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये सब जो है ये एक एग्जांपल हैं फर्टिलाइज़र्स के जो आपके फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं। जो यूज़ है फर्टिलाइज़र्स का वो फार्मर को हेल्प करता है ताकि वो बेटर क्रॉप का एक बेटर यील्ड पा सके, जैसे कि वीट हो गया, पैडी हो गया, मीज़ हो गया। बट द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र है मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन जो लगातार यूज़ होता है फर्टिलाइज़र का वो सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है क्योंकि वो एक केमिकल होता है। लेकिन जो मैन्योर होता है उससे
सॉइल लेस फर्टाइल नहीं होती, क्योंकि जो मैन्योर होता है वो एक नेचुरल होता है और ऑर्गेनिक होता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो जो फर्टिलाइज़र हैं वो एक सोर्स बन चुके हैं वाटर पॉल्यूशन, मतलब फर्टिलाइज़र से वाटर पॉल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated fallow between two crops। तो इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें फर्टिलाइज़र्स को ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ उसमें सॉइल में डालना होता है, और उसको मतलब फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना होता है टू क्रॉप्स के बिटवीन। The use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with nutrients। तो जो मैन्योर का यूज़ होता है वो सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है, और उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो भी कम होती है, और ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर देता है। और दूसरा मेथड जो है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश करने का, वो होता है आपका क्रॉप रोटेशन। ये जो प्रोसेस है वो मतलब प्लांट डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटली ग्रो करने से होता है। जो पुराने फार्मर्स थे नॉर्दर्न एरिया में, वो क्या करते थे कि वो लेग्यूम्स को फॉर्डर में नेक्स्ट सीज़न में जो फार्मर्स थे नॉर्थ इंडिया में, वो क्या करते थे कि लेग्यूम्स को फॉर्डर के तरह एक सीज़न में उगाते थे और वीट को नेक्स्ट सीज़न में। ये क्या करता था, हेल्प करता था सॉइल के रिप्लेनिश्ड में नाइट्रोजन से। फार्मर जो हैं वो इनकरेज करते हैं, मतलब इनको फार्मर्स को कहा जाता है कि इस प्रैक्टिस को वो हमेशा अडॉप्ट करें। पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है रिजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। ये प्रेजेंट होते हैं नोड्यूल्स में रूट्स के लेग्यूमस। ये प्रेजेंट होते हैं रूट्स में जो लेग्यूमस प्लांट का होता है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फिक्स होते हैं। अब ये हम लोग मतलब ये बहुत जैसे मैंने कहा था कि अभी हम लोग देखेंगे फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बिटवीन डिफरेंस। तो ये अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर में डिफरेंस क्या होता है। और ये जो टॉपिक है ये हम लोगों को अच्छे से मतलब समझना है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में भी आ सकता है, मतलब एग्ज़ाम्स में भी वगैरह आएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, मतलब उसको ह्यूमन बींग्स मतलब फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर करते हैं। जो मैन्योर होता है फर्टिलाइज़र मतलब कि वो मतलब लोग बनाते हैं, मतलब उसको मैन बनाते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, और वो एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। लेकिन जो मैन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कैटल डंग और प्लांट के रेसिड्यूज से डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन होता है। मतलब जो मैन्योर होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, और वो प्लांट वेस्टेज या फिर कैटल डंग के डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन होता है। और डिकम्पोजिशन कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो फर्टिलाइज़र हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर होते हैं, लेकिन जो मैन्योर है वो आपके फील्ड्स में भी प्रिपेयर हो सकते हैं। फर्टिलाइज़र जो है कोई ह्यूमस सॉइल में प्रोवाइड नहीं करा था, लेकिन जो मैन्योर हैं वो ढेर सारा ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल में। जो फर्टिलाइज़र हैं वो रिच हैं प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। मैन्योर जो है वो रिलेटिवली लेस है रिच प्लांट के न्यूट्रिएंट्स में। अब हम बात करेंगे मैन्योर के एडवांटेजेस के बारे में। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। दिस इज़ बिकॉज, तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो मतलब फर्टिलाइज़र से ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब इसकी जो मैन्योर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है, वो भी कम है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा वाटर पोल्यूशन नहीं होता। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। और ये जो सॉइल को पोरस बनाता है जिससे कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो ईजी होता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये मतलब जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं इनकी भी नंबर बढ़ाती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। और ये सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरिगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको वाटर चाहिए रहने के लिए। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट रूट्स along with water minerals and fertilizers are also absorbed। तो जो वाटर है वो मतलब एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के रूट से, और वाटर के साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। तो जो वाटर है वो इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है, क्योंकि इसका जो सीड का जर्मिनेशन है वो ड्राई कंडीशंस के अंडर टेक नहीं हो सकता। उस प्लेसेस पे ड्राई कंडीशंस पे वो नहीं रह सकता। न्यूट्रिएंट्स dissolved in water are transported to each part of plant। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वो वाटर जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट के हर पार्ट में, वैसे ही उससे न्यूट्रिएंट्स भी वाटर के डिज़ोल्व होके वो भी हर प्लांट के हर पार्ट में पहुंच जाते हैं। वाटर ऑल्सो protects the crop from both frost and hot air currents। वाटर जो है वो क्रॉप को बचाता है फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से भी। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। और मतलब मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, सॉइल की और हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ के लिए फील्ड्स को रेगुलरली वाटर देना, वाटर मतलब उन पे पानी छिड़कना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ इज़ कॉल्ड इरिगेशन। तो जो वाटर का सप्लाई होता है क्रॉप में रेगुलर इंटरवल्स में, मतलब लगातार, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। तो जो टाइम और फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की वो वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। तो समर में जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वाटर की वो ज़्यादा होती है। वाई इट इज़ सो गुड इट टू बी could it to be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and leaves। क्योंकि जो इंक्रीज़ होता है मतलब सन से इवापोरेशन होता है वाटर का सॉइल और लीव से ज़्यादा समर में, इसलिए पानी ज़्यादा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कनल्स। तो जो सोर्सेज हैं रिवर मतलब वाटर के इरिगेशन के लिए वो हैं आपके वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, रिवर हो गए, और डैम हो गए, और कनल्स भी हो गए। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का, द वाटर अवेलेबल इन टैंक्स, lakes and canal is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field. Cattle or human labor is used in these methods, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are mode, pulley system और chain pump। मतलब ये जैसे कि आपको पिक्चर में बता रहे, होता क्या था पहले क्या होता था कि जो वाटर है वो वेल, लेक और कैनल में अवेलेबल होते थे। तो उससे क्या होता था कि एक चेन सिस्टम होता था, जिससे क्या होता था कि एक डोर ये जैसे रस्सी होती थी और ये बाल्टी बंधी होती थी, उसको खींचा जाता था तो वो नीचे जाती थी, एंड फिर उसको ऊपर खींचा जाता तो वो आती थी, और उसको क्रॉप में वेल्स के उसमें से निकाल के पानी उसमें डाल दिया जाता था। तो वो हो गया आपका चेन पम्प। ये आपका ट्रेडिशनल वे है। ये हो गया आपका चेन पम्प। ये जो है ये आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, ये आपका चेन पम्प। जैसे ये देख ली है जिसमें ये पत्थर से उसको बांध दिया गया है, एंड उसको नीचे खींच के उसमें से पानी आएगा, एंड उसमें से निकाल के करना।
तो ये आपका चेन पंप हो गया, देखली हो गया, राहत हो गया, ये जो प्रोसेस है इसको राहत बोलते हैं। तो ये सब हैं। Pumps are commonly used for lifting water, diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps। तो जो pumps होते हैं वो commonly यूज़ होते हैं वाटर की लिफ्टिंग में, डीजल और बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी ये सब की लिफ्टिंग में, और जो सोलर एनर्जी है वो यूज़ की जाती है इन पम्प्स को रन करने के लिए। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। Modern methods of irrigation help us to use the water economically. The main methods used are as follow। तो जो अब ये जो मॉडर्न मेथड्स हैं, तो पहला आपका मेथड है, इसमें आपको दिए गए हैं। तो पहला मेथड है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड where sufficient water is not available। तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये मोर यूज़फुल है उन लैंड्स के लिए जहाँ पे वाटर सफिशिएंट नहीं अवेलेबल है। The perpendicular pipes having the rotating nozzles on top are joined to main pipeline at regular intervals. When the water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining। तो होता क्या था कि ये जो यहाँ वेल में इसको स्प्रिंकलर सिस्टम ऐसे लगा होता था और ये पाइप में, और इससे निकल के यहाँ पे ऐसे होता था, उसमें होल टाइप का होता था, और उसको मतलब एक प्लेस पे डिफरेंट मतलब उसमें लगा दिया जाता था। और उससे क्या होता था कि हाई प्रेशर से जब उसको ओपन किया जाता था तो वो आपका स्प्रिंकल करने लगता था, वाटर ऐसे स्प्रिंक होता था जैसे कि बारिश हो रही है। इसी को हम बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो बहुत यूज़फुल है लॉन्स के लिए, कॉफ़ी के प्लांटेशन के लिए और कुछ सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए भी। फिर दूसरा सिस्टम है हमारा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम इज इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। तो जो ड्रिप सिस्टम है उससे क्या होता है कि जो वाटर है वो डायरेक्टली ड्रॉप मतलब बूंद बूंद पानी मतलब प्लांट के रूट्स में जाता है, इसीलिए इसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन एंड ट्रीज। और वाटर यहाँ पे एट ऑल इसमें वेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। और ये मतलब ये बेस्ट टेक्निक है फ्रूट को वाटर करने के लिए, प्लांट को, और गार्डन्स में और ट्रीज़ में वाटरिंग करने के लिए। और इसमें हमारा जो वाटर है वो भी वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ बून इन रीजन्स वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। और ये उन रीजन्स में होता है जहाँ पे वाटर की मतलब वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वहाँ कम होती है। यहाँ पे जैसे ये पाइप होता है एंड इसी में ये ऐसे होता है, और मतलब ये प्लांट्स की रूट में बूंद बूंद मतलब जाता है ड्रिप, इसीलिए इसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भूजो और पहेली है वो मतलब नियर बाय वीड के फील्ड में जाते हैं और वहाँ पे मतलब कुछ अदर प्लांट्स को देखते हैं जो सेम फील्ड में ग्रो हो रहे हैं वीड प्लांट्स के साथ। In the field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These are undesirable plants are called weeds। तो मतलब पहेली और भुजो मतलब जाते हैं फील्ड में और देखते हैं कि वीड के प्लांट के पास और भी कई सारे जो प्लांट्स मतलब अनवांटेड हैं, नहीं चाहिए, वो सब उगे हुए हैं, कुछ और प्लांट्स उसके साथ उगे हुए हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं फील्ड में कुछ जो जब हम क्रॉप उगाते हैं तो उसके साथ में नेचुरली कुछ अनडिज़ायरेबल मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं
जिसको हम कहते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ कॉल्ड वीडिंग। और जो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनडिज़राइबल प्लांट्स होते हैं, इसको इन मतलब जो वीड्स होते हैं, इस वीड्स के रिमूवल को हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग इन नेसेसरी सीन्स weeds competed with the crop plants for water, nutrient, space and light। तो वीड्स क्या करते हैं, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो दूसरे क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, तो वो उनके साथ कंपटीशन करने लगते हैं, उनका स्पेस लेने लगते हैं, वाटर लेने लगते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं, लेकिन वो तो अनवांटेड होते हैं। तो इसलिए तो जो वीडिंग का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो उससे क्या होता है कि जो क्रॉप है उनको कम न्यूट्रिएंट मिलेगा, कम लाइट के लिए भी वो कम्पीट करते हैं, तो उससे उनको कम स्पेस मिलेगी, कम लाइट मिलेगी, कम न्यूट्रिएंट और कम वाटर मिलेगा। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। कुछ कुछ जो वीड्स होते हैं वो मतलब इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग में भी, और पॉइजनस होते हैं एनिमल्स के लिए भी, और कुछ तो वीड्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो जो फार्मर्स है वो कई सारे वेज को लेते हैं वीड्स को निकालने के लिए और उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। तो जो टिलिंग है क्रॉप्स के सोइंग का वो हेल्प करता है और अपरूटिंग में और वीड्स की किलिंग में, विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। The best time for the removal of weeds is before they produce flower and seeds। तो जो बेस्ट टाइम है वीड्स के रिमूवल का वो तब है जब वो फ्लावर को प्रोड्यूस करने लगे और सीड्स को। जब मैनुअल रिमूवल includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from the time to time। तो जो मतलब जो मैनुअल रिमूवल है वो फिज़िकल रिमूवल वीड्स का मतलब इंक्लूड करता है, जैसे कि उसकी जो अपरूटिंग होती है और उसकी जो कटिंग होती है, मतलब ग्राउंड से उसको कट किया जाए टाइम टू टाइम। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और उसको काटा जाए तो खुरपी के हेल्प से उसको काटा जाए। अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, और सीड ड्रिल की भी मदद ली जाती है, मतलब वीड्स को अपरूट मतलब उसकी रूट्स को बाहर निकालने के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स, और वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है कुछ केमिकल को भी इस्तेमाल करके, जिसको हम कहते हैं weedicides। Like 2 to 4 days these are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are one second weedicides are diluted with the water to extent required and sprayed in fields with a sprayer। तो जो वीडीसाइड्स होते हैं उनको 2 से 3 दिन में स्प्रे किया जाता है और वो वीड्स को किल कर देते हैं। फील्ड्स में जो वीड्स होते हैं उनको किल कर देते हैं, लेकिन वो क्रॉप को डैमेज नहीं करते। जो वीडीसाइड्स होते हैं वो वाटर में डाइल्यूट किए जाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के साथ और स्प्रे किए जाते हैं स्प्रेयर के साथ। ओके, सो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये वीडीसाइड्स को स्प्रे कर रहा है स्प्रेयर की मदद से। एज ऑलरेडी मैंशनड द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemical। जैसे कि पहले ही हमें पता है कि वीडीसाइड्स को तो जैसे कि पहले ही हमें बताया गया है कि जो वीडीसाइड्स हैं उनको स्प्रे किया जाता है तब स्प्रे किया जाता है कि जब उनका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है वीड्स का, जब फ्लावरिंग जब उनमें से फ्लावर निकलने वाले होते हैं उनसे पहले और सीड के फॉर्मेशन से पहले। और जो स्प्रेइंग होता है वीडीसाइड्स का वो मतलब अफेक्ट कर सकता है फार्मर्स के हेल्थ को
तो उन्हें केयरफुली इन केमिकल्स को केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए और अपने नोज़ और अपने माउथ को एक क्लॉथ से कवर कर लेना चाहिए उन केमिकल्स को स्प्रे करने से पहले। तो अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो क्रॉप का हार्वेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। जो क्रॉप की कटिंग, जब क्रॉप एकदम उग जाती है, अच्छे से उग जाती है, पक जाता है, जब मैच्योर हो जाता है तो उसको काटने के प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और cut to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. तो हार्वेस्टिंग जो है, क्रॉप्स को मतलब खींचा जाता है या फिर उनको काटा जाता है, मतलब ग्राउंड से उसको काटा जाता है। और ये मतलब यूजुअली एक सीरियल क्रॉप को उगने में 3 से 4 महीने लगते हैं मैच्योर होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैनुअली बाय अ सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टिंग हमारी कंट्री में वो क्या होता है, वो या तो मैनुअली सिकल से डन होता है, मतलब ये जो सिकल आपको पिक्चर में दिखा रही है उससे होता है, नहीं तो फिर एक मशीन आती है जिसको हम कहते हैं हार्वेस्टर, उससे होता है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, ये जो सिकल है ये हम कई लोगों के घर में भी होता होगा। अगर आपके घर में है तो आप ज़रूर एक बार पूछिएगा, मेरे घर में तो था। तो इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसमें ग्रेन सीड जो होते हैं उनको सेपरेट करना पड़ता है। फ्रॉम द शाफ्ट में से सेपरेट करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। मतलब वो निकलता है तो उसके जो ग्रेन्स होते हैं और उसके जो सीड्स होते हैं उनको शाफ्ट में से अलग करना पड़ता है ना, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट ऑफ हार्वेस्टर एज वेल एज द थ्रेशर। और मतलब इसको कैरी आउट किया जाता है एक मशीन से जिसको हम कहते हैं कंबाइन, जो एक फैक्ट है जैसे कि हार्वेस्टर और एज वेल एज द थ्रेशर। फार्मर्स विद अ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन एंड सर्व बाय विनोइंग। तो जो फार्मर्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, जिनके पास कम लैंड होती है, वो ग्रेन की साफ में से सेपरेशन विनोइंग के प्रोसेस से करते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। ये जो पिक्चर में आपको दी गई है ये विनोइंग मशीन है। इसी से जो फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, वो इसी से ग्रेन को शाफ्ट में से अलग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो जो स्टोरेज है, ये जो सब होता है, अब ये जो निकला ग्रेन वगैरह, अब इसकी स्टोरेज भी तो करनी होगी। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम दे स्नाउड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। तो जब इन ग्रेन्स को लॉन्गर टाइम के लिए रखना हो तो इन्हें सेफ रखना होगा मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। तो जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। If freshly harvested grain seeds are stored without drying, they then may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for germination. अगर हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स होते हैं वो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर होता है। जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं और सीड्स होते हैं, अगर उनको मतलब सुखाए बिना ही उनको स्टोर किया जाए तो वो या तो सड़ सकते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स उनको खा सकते हैं। मेकिंग हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो उनको स्टोर करने से पहले ग्रेन्स को प्रॉपरली सुखाना होगा और सन को मतलब मॉइस्चर से सन के सामने उसको रख के उसका मॉइस्चर उनमें से निकालना होगा। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और ये जो प्रिवेंट करता है अटैक को
इंसेक्ट पेस्ट और बैक्टीरिया और फंगी से ये बचाता है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स, मेटेलिक बिन्स। तो जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेन्स को जूट बैग और मेटेलिक बिन्स में स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। तो जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जूट बैग, मतलब बोरी जो होती है ना उसमें स्टोर करते हैं, या फिर मेटेलिक बिन्स में। हाउएवर जो लार्ज स्केल होता है स्टोरेज का ग्रेन का, वो सिलोज या फिर ग्रेनरीज में होता है, ताकि वो पेट्स जैसे कि रैट्स और इंसेक्ट से बच सकें। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। तो जो ड्राई नीम लीव्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फूड ग्रेन्स की स्टोरिंग में होम में। For storing large quantities of grains in a big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. जो लार्ज क्वांटिटी के ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए गोडाउन या फिर कोई गोडाउन में एक स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट होता है जो रिक्वायर्ड होता है, ताकि उसको हम पेट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकें, ये रिक्वायर्ड होता है। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा द फूड फ्रॉम एनिमल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In previous classes you have learnt about the food that we obtain from plants. We have just seen that process of crop production involves number of steps like selection, seeding, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with a proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. तो मतलब कि ये कोई टेबल दिया है तो आप इस टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा। और जैसे कि जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हम लोगों को डिफरेंट काइंड के फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैनी पीपल लोग हैं जो कुछ कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, वो फ़िश लेते हैं, जो उनकी मेजर पार्ट है। कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो फ़िश खाते हैं, जो उनके लाइफ का एक मेजर पार्ट है उनकी डाइट का। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा ये सब बारे में पढ़ा है कि हम फूड कौन सा फूड है जो प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है। वी जस्ट हैव सीन द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है प्रोसेस का, ये नंबर ऑफ स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड हो गया, सोइंग होगा, और सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम इन फार्म्स। एनिमल्स जो होते हैं वो रियर्ड होते हैं होम या फिर फार्म्स में। हैव टू बी प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, जिनको प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर। जब ये एक लार्ज स्केल पे डन किया जाता है तो इसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।